हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इसमें हम लोग स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एप्लीकेशन होता है। न्यूटन्स लॉ तो आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज इसको डिस्कस करूंगा ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और थोड़ा समझ में भी और अच्छे से आ जाए, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो हम लोग को इस टॉपिक में स्टडी करना है, न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन इन द स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम, ठीक है। अब स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम क्या होता है ये थोड़ा सा हम लोग समझ लें। स्ट्रिंग मतलब हुआ धागा, वायर जो समझिए। पुल्ली मतलब होता है घेरनी। पुल्ली मतलब घेरनी। जैसे घेरने वाले कुआं में आप लोग पानी भरे होंगे, है ना, भरा ना छोटू, घेरने वाले कुआं में, है ना। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा खींचने में आसानी होता है। ऐसे मान लो बाल्टी लेकर के भरना, रस्सी से थोड़ा सा जो है दम निकलता है उसमें, घेरने में थोड़ा सा आराम होता है ना। तो कई जगह घेरने का इस्तेमाल किया जाता है, पुल्ली का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ी आसानी होती है ना। तो आदमी का काम ही यही है कि आसान से आसान उसको बनाना, ताकि कम से कम मेहनत लगे और काम ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। तो स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम में जो है न्यूटन्स लॉ का कैसे एप्लीकेशन होता है। तो स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम की बात तो हम लोग करेंगे ही, पूरे टॉपिक में इसी पर करना है। थोड़ा भी पहले हम लोग जरा न्यूटन साहब को एक बार याद कर ले बढ़िया से, फिर इस टॉपिक में स्ट्रिंग पुल्ली ही चलेगा, ठीक है। तो आइए जरा न्यूटन्स लॉ को देखें क्या है। आप जानते हैं न्यूटन साहब का जो है 3 नियम है। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। आइए फर्स्ट लॉ की बात करें। देखिए पहला नियम क्या कहता है। न्यूटन साहब का जो पहला नियम कहता है, एवरीबॉडी मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस और अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी बॉडी अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। क्या हुआ छोटी, तुम्हारा अवस्था कुछ गड़बड़ा है, ठीक तो है ना। तो फिर सुनिए, everybody maintain its state of rest or motion unless or until it is compelled by any external force। कोई भी बॉडी अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करे, ठीक है। तो वो क्या चाहता है, अपनी अवस्था को मेंटेन रखना चाहता है। ये फिजिक्स तो फॉलो करता ही करता है। प्रैक्टिकल तौर पर भी ऐसा देख सकते हैं। ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सब पर लागू होता है ना। मान लो कि अगर ठंडा का टाइम है और सवेरे 5 बजे से क्लास लगा दें, 4 बजे से भोरे से क्लास लगा दें, है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है जरा बताओ तो। मान लो 5 बजे क्लास लगा दें तो सबसे ज्यादा कष्ट किस टाइम में होता है, उठने में, है ना। और मान लो कि अगर पापा को पता है कि अच्छा क्लास है अभी नहीं जा रहा, तो जहाँ एक्सटर्नल फोर्स, चलो तुरंत जो है ना, बात समझ रहे हो ना। तो सबसे ज्यादा कष्ट अवस्था परिवर्तन करने में होता है। लेकिन जब उठ जाते हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 बजे की, 6 बजे की, 7 बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता। विशेष फर्क पड़ता है क्या। सबसे ज्यादा कष्ट कहाँ होता है, उठने में, मतलब अवस्था चेंज करने में, है ना। उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स की भी आवश्यकता पड़ जाती है कभी कभी। हालांकि आप लोग अब जवान हो गए हैं तो एक्सटर्नल फोर्स की बात करना वो गलत है ना। वो तो ऐसे ही समझाते हैं, ठीक है। तो अब तो इंटरनल फोर्स लगना चाहिए, बाल बच्चे का भी टेंशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इंटरनल फोर्स की जो है आवश्यकता पड़नी चाहिए। अब एक्सटर्नल की तो बात नहीं है, वो तो यूं ही मैं कह देता हूँ, ठीक है। तो अब इंटरनल फोर्स चाहिए। तो ये फिजिक्स में भी फॉलो होता है, प्रैक्टिकल तौर पर भी लागू होता है ना, सब जगह लागू होता है। अपनी अवस्था को हर कोई मेंटेन करना चाहता है कि नहीं। जो हमारे जैसे 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, क्या चाहते हैं कभी भी हम जो उतर जाए गद्दी पर से, है ना। चाहते किसी भी तरह से अपनी अवस्था को मेंटेन रखना है।
ऐसा थोड़ा है कि उनको कष्ट हो जाएगा अगर छोड़ देंगे कुर्सी तो, ठीक है। लेकिन अपनी अवस्था को हर आदमी मेंटेन करना चाहता है तो फिजिक्स का नियम सब जगह लागू होता है, ठीक है। तो वही न्यूटन साहब कहते हैं कि एवरीबॉडी मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस और अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। आई बात समझ में? अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि कोई बाहरी बल उसमें काम नहीं करे, यही तो बात है। आई बात समझ में? इसको लिख लिया जाए तो आइए, एवरीबॉडी मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन unless or until it is compelled by any external force. Everybody maintain its state of rest or uniform motion unless or until it is compelled by any external force. कोई भी बॉडी अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। एवरीबॉडी मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस और अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता हो, ठीक है। और देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ की खासियत यह है कि न्यूटन के पहला नियम से ही इनर्शिया का डिफिनेशन निकलता है। न्यूटन साहब के पहला नियम से इनर्शिया का डिफिनेशन निकलता है। ये लिख लिया आप लोग? न्यूटन साहब के फर्स्ट नियम से ही इनर्शिया का डिफिनेशन निकलता है। इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया क्या है? देखिए इसी में फर्स्ट लॉ में ही सिर्फ आप प्रॉपर्टी को लगा दीजिए तो ये इनर्शिया का डिफिनेशन हो जाता है। सिर्फ प्रॉपर्टी को लगा दीजिए तो ये इनर्शिया का डिफिनेशन हो जाता है। सिर्फ इसमें प्रॉपर्टी को लगा देना। तो देयरफॉर इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया जो है किसी भी बॉडी का वह गुण है जिस गुण के कारण वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। यह जो प्रॉपर्टी होता है बॉडी का, इसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं इसको? इनर्शिया बोलते हैं। तो आइए इनर्शिया को भी हम लोग डिफाइन कर लें। इनर्शिया इज द property of the body property of the body by virtue of which it try to maintain its state of rest and uniform motion। तो चाहे जो भी उसकी अवस्था हो उसको वह मेंटेन करना चाहती है। और यह जो प्रॉपर्टी है इसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। यह जो प्रॉपर्टी है इसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। और इसी प्रॉपर्टी का आगे भी कई जगह एप्लीकेशन होगा और इवन इस टॉपिक के पहले भी कई बार इसका एप्लीकेशन हो चुका है। कहा जाए तो ट्रेन वाला जो एग्जांपल दिया गया था कि जैसे मान लो आप ट्रेन में बैठे रहते हो और किसी भी पत्थर को आप इस तरह से उछलाते हो, ट्रेन चाहे फुल स्पीड में ही क्यों नहीं हो, आप स्टोन इस तरह से उछलाते हो तो क्या होता है? ये आपके हाथ में ही आकर के गिरता है। गिरता है कि नहीं? ये आपके हाथ में आकर के ही गिरता है। तो इसका मतलब है कि ट्रेन अगर 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है सपोज उतना देर में, तो इसका मतलब है कि ये पत्थर भी जो है
200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, लेकिन आप उसको उछलाए थे ऐसे सीधा। अगर 2 सेकंड भी इसको लगा, मान लो यहाँ से ऊपर जाने में, ऊपर से नीचे आने में, अगर 100 मीटर पर सेकंड से ट्रेन चल रही थी, इसका मतलब है 200 मीटर चला गया सपोज। तो ये पत्थर भी 200 मीटर आगे गया, पत्थर भी 200 मीटर आगे गया। इसका मतलब वह जो मोशन में ट्रेन था, तो ट्रेन पर जो भी बॉडी है वो सभी क्या है, वह मोशन में है, उसी अवस्था को वह मेंटेन करना चाहती है। आई बात समझ में? हर जगह लागू होता है, कई जगह पर लागू होता है, प्रैक्टिकल तौर पर आप देखते भी हैं। इवन आप साइकिल के पीछे भी मान लो बैठते हो, है ना, तो चलती साइकिल से जब कूदते हो तो वहां भी आपको क्या करना पड़ता है, कूदने के बाद थोड़ा सा साथ साथ दौड़ना पड़ता है ना, क्योंकि साइकिल पर जब तक आप बैठे थे तो आप मोशन में थे, और जब आप जैसे ही ग्राउंड पर आए तब भी आप मोशन में ही रहेंगे। तो जैसे आप अचानक आए ग्राउंड के संपर्क में, और जब आप मोशन में रहेंगे तो नीचे वाला पोर्शन पैर आपका रेस्ट में आ गया, ऊपर वाला पोर्शन मोशन में है, इस वजह से आप गिर जाते हो। तो इसलिए आप क्या करते हो, थोड़ा सा दौड़ते हो साथ साथ, तब जाकर के धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस कर लेते हो। तो साइकिल से उतरने में, कूदने में परेशानी होती है, तो ट्रेन पर से कूदना, चलती ट्रेन पर से, तो सोच सकते हो कि कितना खतरनाक होगा। ऐसा तो सोचना भी नहीं है, आतंकवादी गतिविधि हो जाएगी। फिर बात समझ गए ना? तो फिर जो है वो बहुत खतरनाक, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। पढ़ने के लिए भले समझा देते आप लोग कभी, ठीक है। तो ये न्यूटन साहब के पहला नियम से ही इनर्शिया का डिफिनेशन निकलता है। फर्स्ट लॉ में ही सिर्फ प्रॉपर्टी को लगा दीजिए, ये आपका इनर्शिया हो जाता है। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ कि नहीं? अब आइए, ये फर्स्ट लॉ की बात हुई। सेकेंड लॉ सबसे ज्यादा एप्लीकेबल, ज्यादा एप्लीकेशन सेकेंड लॉ का। सेकेंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to applied force and body takes place in the direction of applied force. Rate of change in momentum is directly proportional to applied force and body takes place in the direction of applied force. मतलब संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और वह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में कि लगाया जाता है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? अप्लाइड फोर्स के होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। आई बात समझ में? आइए पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे थोड़ा। सेकेंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, rate of change in momentum, rate of change in momentum is directly proportional to applied force, directly proportional to applied force, and body takes place या displace जो कहिए, takes place in the direction of applied force, in the direction of applied force, in the direction of applied force. Rate of change in momentum is directly proportional to applied force and body takes place in the direction of applied force. मतलब जिधर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। स्वाभाविक सी बात है कि जिधर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। नेचुरल सी बात है, जिधर फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है ना, संवेग में परिवर्तन की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। बस यही एक लाइन है जिसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन, बाकी तो इधर होगा ही, फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट को होना है ना। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। आई बात समझ में? तो देखिए इसको, ये लिख लिया आप लोग। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो dp अपॉन dt, dp अपॉन
dt is directly proportional to applied force। देखिए अगर dp अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f है तो नेचुरली f भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। आई बात समझ में? ऊपर लिखा हुआ है। यस यस। तो देखिए dp अपॉन dt अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है f के तो f भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dp अपॉन dt के। ये कहीं भी देखिए सिंपल बात है कि a अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b होता है तो b भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a होगा। फर्क इस बात का होता है कि अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम k लगाएंगे तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/k हो जाता है, अगर यहाँ k लगाएंगे तो यहाँ पर 1/k हो जाता है। तो फर्क होता है, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का फर्क होता है। किस चीज का फर्क होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। ये आपका सीधा उलट जाएगा। यहाँ पर k है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ k है तो यहाँ पर 1/k हो जाएगा। तो f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। p आपका मोमेंटम के लिए है, p लीनियर मोमेंटम होता है, आपको पता है, और p होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी। p लीनियर मोमेंटम का इंडिकेशन और होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। तो ध्यान दीजिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट देंगे और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt। तो यहाँ देखिए अगर k तो कांस्टेंट अपने जगह पर रहा और ddt अपॉन p के स्थान पर क्या देंगे, p के स्थान पर क्या देंगे, mb देंगे। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? p के स्थान पर क्या देंगे, mb देंगे, और pmb होता ही है, ये आपको पता है। तो अब यहाँ देखिए इधर लिख रहे हैं, तो f इक्वल टू k। अब यहाँ देखिए m भी है भीतर में, तो मास ऑफ द बॉडी क्या है, कांस्टेंट होगा। मास ऑफ द बॉडी क्या है, तो मास को बाहर निकाल सकते हैं। तो ddt अब क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। देखो डिफरेंशिएशन में अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है तो उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, है ना। और अगर अकेला कांस्टेंट होता है तब तो डिफरेंशिएशन उसका 0 हो जाता है। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म उसमें होता है वेरिएबल के साथ तो तरीका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर m, यहाँ पर यही बाहर निकाला m, और dv/dt। अब ये बता सकते हो कि dv/dt क्या है, तो dv/dt क्या होता है साहब, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर f इक्वल टू k m इंटू a, और यहाँ पर तो k आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इस k का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर k का वैल्यू जो होता है ये 1 होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो f इक्वल टू m इंटू a, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपका चिरपरिचित फॉर्मूला है, आप पहले से जानते हैं। बोले इसमें कोई दिक्कत है? तो ये आपका कहाँ से आया, न्यूटन सेकेंड लॉ से आया। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि dv/dt क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ। dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इस वजह से यहाँ पर a रख दिया, तो f इक्वल टू kma, k1 हो गया, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ को देखें। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, अल्टरनेट लॉ आप कह सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ को। ठीक है, तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ का डुप्लीकेट लॉ, अल्टरनेट लॉ। हालांकि ये ऐसा नहीं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, एकदम आराम से लिख सकते हैं आप। तो मतलब ये हुआ, जो फॉर्मूला हमारे पास आया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बस इसी से लॉ को लिख देना। अकल के साथ नकल करने का तरीका है ना। तो यहाँ पर कैसा लिखना है, जैसे एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन
मास। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो बस इसी से स्टेट करते हैं इसका अल्टरनेट लॉ जो है सेकंड लॉ को दूसरे तरीके से क्या कर स्टेट करते हैं, कैसे कहते हैं? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड by the unbalanced force is directly proportional to unbalanced force and inversely proportional to mass. Directly proportional to unbalanced force and inversely proportional to mass. देखिए अब आपके मन में होगा अनबैलेंस फोर्स हम क्यों बोल रहे हैं? तो साहब वास्तव में जो है कहीं भी हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो अनबैलेंस फोर्स को ही कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? अनबैलेंस फोर्स को ही कंसीडर करते हैं। देखो जैसे मान लो कोई भी बॉडी है, अगर इस पर एक फोर्स इधर लगे F1 और इधर लगे F2, F1 लगे इधर और F2 लगे इधर, ठीक है? तो F1 इधर F2 इधर। मान लो सपोज अगर ये 10 न्यूटन है और इधर मान लो जैसे 6 न्यूटन है, तो ये बताओ बॉडी का जो मोशन है कितने फोर्स की वजह से होगा? इधर 10 लग रहा है और इधर 6 लग रहा है, तो बॉडी का जो मोशन होगा क्या 10 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स हुआ या? तो 10 में 6 को घटाइए, ये जो 4 न्यूटन हुआ, 10 माइनस 6 ये जो 4 न्यूटन हुआ, यही एक्चुअली अनबैलेंस फोर्स हुआ। कैसा फोर्स हुआ? ये अनबैलेंस फोर्स हुआ। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिजल्टेंट फोर्स भी। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। तो किसी भी बॉडी का जो मोशन है वो फोर्स के कारण नहीं बल्कि अनबैलेंस फोर्स के कारण होता है। किसी भी बॉडी का मोशन फोर्स के कारण नहीं अनबैलेंस फोर्स के कारण होता है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स के कारण होता है। अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर इधर से इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगे और इधर भी 10 न्यूटन का अगर मान लो फोर्स लगता है, तो आप ये बताओ क्या बॉडी का मोशन होगा? फोर्स तो यहाँ भी लग रहा है। क्या आधा उधर चला जाएगा, आधा उधर चला जाएगा? मान लो छोटू को दो तरफ से खींचे, एक इधर, तो क्या होगा? आधा छोटू इधर, आधा छोटू उधर हो जाएगा। क्या ऐसा होगा? यस सर। जान मारेगा छोटू को, बाल बच्चेदार आदमी। चलो इधर देखो, बात समझ गया? ठीक है, तो बात समझ गए? किसी भी बॉडी का जो मोशन है वो फोर्स के कारण नहीं बल्कि रिजल्टेंट फोर्स के कारण होता है। तो हमने साहब क्या क्या इसमें, जैसे मान लो इधर F1 है, इधर F2 है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया? F1 माइनस F2। अब इसमें पूछ रहा, चला गया हो तो 10-10 वाला कहानी खत्म, उसमें तो मोशन होना ही नहीं है। अब इस पे बात करिए, तो 10 में 6 को घटाया, क्या बचा? 4 बचा। तो F1 माइनस F2 ये क्या हुआ? रिजल्टेंट फोर्स हुआ। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इस पूरे टॉपिक का पिलर कंसेप्ट बस यही एक लाइन होगा। छोटी सी बात लेकिन बड़ा धमाका है। चाहे प्रॉब्लम कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, यूज हम इसी का करने जा रहे हैं। हर टॉपिक में पिलर कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो इस टॉपिक का ये पिलर कॉन्सेप्ट है। बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बड़ा यूज होगा इसका होने वाला है। तो ये तरीका क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स आया और रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या करेंगे साहब? बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को घटा देना। रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या करेंगे हम? बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को। याद रखना इस चीज का यूज हम इस टॉपिक में कम से कम 100 बार करेंगे। पूरे फिजिक्स में कितनी बार होगा ये हमें भी पता नहीं है ना, लेकिन इसी टॉपिक में 100 बार यूज करेंगे। सो तो देख लोगे पढ़ के, समझ में आ जाएगा। तो
एक लाइन का कंसेप्ट, बड़ा सीधा साधा कंसेप्ट, फिर से सुन लीजिए। क्या करना है आपको? बड़े फोर्स में छोटे फोर्स को घटा देना है, तो वो रिजल्टेंट फोर्स हुआ या यही अनबैलेंस फोर्स हुआ। और ये किसके बराबर होगा? तो मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा। क्या कोई बड़ी बात हम बोल रहे हैं? लेकिन इस टॉपिक में हर जगह पिलर कॉन्सेप्ट मात्र यही है, पूरे टॉपिक में इसका यूज करेंगे। दूसरी बात, हाँ, इसका ब्रह्मास्त्र यही है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? ठीक है, अब मन में हो कि बड़ा फोर्स कौन सा? बड़ा फोर्स कौन सा? ये कौन सी बड़ी बात है भाई? जिधर बॉडी का मोशन होगा उधर वाला फोर्स बड़ा फोर्स होगा। जिधर बॉडी का मोशन होगा, मान लो इधर ये चला गया, इधर एक्सीलरेटेड हो गया, तो इधर वाला फोर्स बड़ा फोर्स होगा। जिधर बॉडी का एक्सीलरेशन हुआ उधर वाला फोर्स बड़ा फोर्स होगा। या हम जिधर एक्सीलरेशन माने, तुम जिधर मान लो एक्सीलरेशन का, हम इधर मान लिए। सपोज हम मान लो कई सिचुएशन में ऐसा हो सकता है आपको ये पता नहीं हो कि कौन सा बड़ा है, हम किधरों मान सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। तो जिधर आप मान लिए उधर वाला फोर्स बड़ा फोर्स होगा, चाहे हो या ना हो। जिधर आप मान लिए तो उधर वाला फोर्स बड़ा फोर्स होगा। मान लो हम प्रधानमंत्री हैं तो हैं, मानने में क्या कोई रोक रहा है ना? अमेरिका नहीं जाएगा, है ना? तो मानने में क्या दिक्कत है? हम मान रहे कि चलो प्रधानमंत्री हैं तो हैं, मानने में क्या दिक्कत है ना? आई बात समझ में? तो हैं, ठीक है, तो मानने में क्या दिक्कत है? हम जिधर मान रहे उधर वाला फोर्स बड़ा फोर्स होगा। ठीक है, बात समझ गए? जिधर हो रहा है तो वो तब तो ठीक बात है, कोई बात जो है सो तो ही है, लेकिन जो मान लिया वो भी है ना? आई बात समझ में? जो मान लिया वो भी है। आई बात समझ में? बात क्लियर हो गया? तो ऐसा नहीं कि फिर जो है यूनाइटेड नेशन भेजा जाएगा छोटू हम लोग, ऐसा बात नहीं है। याद देखिए, समझने के लिए। तो देखिए, तो बस जो फॉर्मूला था उसी पर ये आपका लॉ है। तो ये समझ गए? फिर से एक बार सुनिए इसका, ये अल्टरनेट लॉ लिख भी लीजिए, अल्टरनेट मेथड। या लॉ कहिए सेकंड लॉ को दूसरे तरह से, अदरवाइज। तो इसको क्या कहेंगे? जैसे कोई भी बॉडी है, फिर एक बार सुन लीजिए, कोई भी बॉडी है तो इस पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस बाय द अनबैलेंस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो लिख लीजिए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस by the unbalanced force is directly proportional to unbalanced force and inversely proportional to mass. Inversely proportional to mass of the body. Inversely proportional to mass of the body. बाकी दिए हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसी के आधार पर इसको हम लोग स्टेट कर लेते हैं। ये बात क्लियर हो गया? ये आपका अल्टरनेट लॉ है, बाकी ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप गलत नहीं हो सकता, ये ऑथेंटिक लॉ है। अब आइए फिर बात करें थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ भी आप लोग जानते हैं, थोड़ा इसको समझना जरूरी है। जानते तो हैं, थोड़ा समझना जरूरी है। थर्ड लॉ क्या होता है? यू नो, एवरी एक्शन हैज equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. इसमें इतना तो आप लोग जानते हैं, और कुछ जानते हैं तो इसमें थोड़ा सा जानना और है। 2 लाइन हम इसमें एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं कि पहली बात,
कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडी पर लगता है, ठीक है, सेम बॉडी पे नहीं लगता है, दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है। आई बात समझ में? और दूसरी बात, देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन के बीच कोई भी टाइम लैगिंग नहीं होता है, मतलब दोनों साथ साथ होता है। देखो जैसे मान लो आप, मान लो तुम बेंच पर जैसे मान लो मारते हो कस के, मार के देख लो छोटू, है ना, नहीं लगता, जब देखो जरा जोर से मारो, है ना। तो अगर मान लो मारते तो तुम अगर इस पर फोर्स लगाते हो तो ये क्या करता है, तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाता है। तुम अगर इस पर लगाते हो तो ये तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाता है। आई बात समझ में? और तुम जितना लगाओगे ये भी उतना ही लगाता है ना, कम ज्यादा नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, एक्शन और रिएक्शन एक साथ लगता है। ऐसा नहीं कि कोई टाइम गैपिंग होता है, टाइम लैगिंग होता है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे बच्चे में कहते थे अच्छा तुम हमको आज मारा है ना, तुमको हम कल बताते आज, है ना, तो वो बात नहीं होगा कि आज मारे तुमको हम कल बताएंगे। जो बताना है उसी समय बताना है, समझ गया ना, जो बताना है उसी समय बताना है। बात क्लियर? तो एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पे काम करते हैं और कोई भी टाइम लैगिंग नहीं होता, ठीक है। तो आइए बाकी आपको ध्यान रहे, इसको लिखा जाए। थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो लिखिए, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। और नीचे स्टार मार्किंग में लिख दीजिए, एक्शन एंड रिएक्शन acts on different bodies, acts on different bodies, action and reaction acts on different bodies। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके लिए, there is no time lagging between action and reaction। there is no time lagging between action and reaction। इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन साइमल्टेनियसली काम करता है ना। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ एक्ट्स साइमल्टेनियसली, एक साथ काम करता है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली। देयर इज नो टाइम लैगिंग बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, मतलब यही हुआ, एक्शन एंड रिएक्शन एक साथ काम करता है, टाइम का डिफरेंस नहीं होता। आई बात समझ में? देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इससे रिलेटेड, जरा ध्यान से सुनिए। लॉ तो आप जानते हैं, जरा इसको ध्यान से देखिए। जैसे मान लो यह कोई भी बॉडी है सपोज, और इस पर मान लीजिए अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, 1 न्यूटन का इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। ये आगे बढ़ गया। ये बताओ अगर हम 1 न्यूटन का मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं तो ये भी तो हमारे ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाता है। मैं इस पर 1 न्यूटन का लगा रहा हूं तो ये भी मेरे ऊपर 1 न्यूटन का लगाता है। लगाता है कि नहीं लगाता? 1 न्यूटन इधर लगाए, उधर से भी तो 1 न्यूटन लगा। तो इसको बराबर और विपरीत अकॉर्डिंग टू वेक्टर कॉन्सेप्ट कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वेक्टर कॉन्सेप्ट इसको क्या होना चाहिए? कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर इसको ठीक है वेक्टर कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर मान लीजिए कैंसिल आउट इसको हो जाना चाहिए,
तब तो इस बॉडी को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर आगे बढ़ रहा है इसका मतलब है कि न्यूटन लॉ में कुछ गड़बड़ी है। तो कहाँ गड़बड़ी है? आखिर ये गड़बड़ी कहाँ पर है? नहीं, मास वाली बात नहीं है, कंसेप्चुअल कुछ कहीं गड़बड़ी होगी या हो रही है जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ कंसेप्चुअल गड़बड़ी इसमें आ रही है और वह गड़बड़ी यह है कि वास्तव में इसका वेक्टर सम 0 होगा ही नहीं। इसलिए नहीं होगा, हमने क्या कहा कि 1 न्यूटन मैं इस पर लगा रहा हूं और ये 1 न्यूटन मेरे ऊपर लगा रहा है। तो वेक्टर सम 0 तभी होता है जब कोई भी दोनों फोर्स एक ही बॉडी पर लगे। मान लो छोटू का हम इधर पकड़ रहे हैं, 10 न्यूटन से खींच रहा है, उधर कोई 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो उसी के ऊपर दोनों फोर्स लगना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? सेम बॉडी पर लगना चाहिए तभी ना वेक्टर सम 0 होगा। मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स का सेम होना चाहिए, सेम बॉडी पर फोर्स लगना चाहिए, सेम पॉइंट पर फोर्स लगना चाहिए। यहाँ तो अलग अलग बॉडी पर लग रहा है, मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर, ये लगा रहा है मेरे ऊपर, तो जो मैं इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो ये 1 न्यूटन से आगे बढ़ जा रहा है ना। और ये जो मेरे ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इससे हमको क्या होने वाला? हैवी बॉडी है। बात समझ रहे हो ना? हाँ, इससे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और इसको अगर 1 न्यूटन लगा तो इसका मिजाज ठंडा हो गया, आगे बढ़ गया। लेकिन ना, मेरे ऊपर 1 न्यूटन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझा? लेकिन यही बात उल्टी पड़ सकती है। जरा पिलर पर लगा दो फोर्स 50 न्यूटन का, 100 न्यूटन का, लगा के देख लो, लगाएगा? हाँ, तो जरा लगा के देख लो। मान लो वो 100 न्यूटन का ही फोर्स या 50 न्यूटन का लगा के देख लो, उसको कुछ नहीं होगा, पिलर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो बिगड़ना होगा तेरा बिगड़ जाएगा। आई बात समझ में? उल्टे भाग जाएगा पीछे, तो वहां पर देखो पासा उल्टा पड़ गया ना। तब इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन के कब कौन किस पर भारी पड़ जाएगा। बात समझ गए? तो यहाँ पर वेक्टर सम 0 होने वाली बात जो है वो नहीं होगी, वेक्टर सम 0 नहीं होगा। बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो वेक्टर सम 0 जो हम लोग ले रहे हैं नहीं होगा, इसलिए कि एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पे काम कर रहा है, सेम बॉडी पे काम नहीं करता। दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस। ओके, बात समझ में आया? क्लियर हो गया? लग रहा है लगाने का सोच रहा है का? लगा चुका, ठंडा हो गया मिजाज नहीं? तब समझ में आएगा, है ना? तब समझ में अच्छे से आएगा। जो लगा लिया ना तब समझ में अच्छे से आएगा। तो यह जो है थर्ड लॉ की बात हुई। बाकी देखिए, एक्शन और रिएक्शन ये बराबर और विपरीत होता है, ये बात आप जानते हैं। और इसका कई जगह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होता है एक्शन रिएक्शन का, है ना? कई जगह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, रिएक्शन का बहुत काम होता है। इवन सबसे पहली बात तो ये कहूँ कि आप जो चलते हैं, दौड़ते हैं, इसमें भी इसी का काम होता है। इसलिए आप पैर से फोर्स लगाते हो ग्राउंड पर और उसका जो रिएक्शन मिलता है उसी की वजह से आप दौड़ते हो, चलते हो, है ना? आपने एक्शन दिया, उधर से रिएक्शन मिला, उसी की वजह से आप दौड़ते हो, है ना? और नहीं तो जरा जवान आदमी है तो काई वाला जो जमीन होता है कुआं के पर, जरा वहां दौड़ के दिखा दो, मिजाज ठंडा हो जाएगा, है ना? समझ में आ जाएगा कि नहीं हम दौड़ते हैं। अगर लगे ऐसा तो यहाँ भी फिजिक्स के वजह से चलता है ना? तो इसलिए हम लोग जो चलते हैं, दौड़ते हैं, उसमें भी फिजिक्स है ना? उछलते जो हो तो उसमें भी फिजिक्स है। मान लो अगर मैं कहूँ जरा उछलो, लेकिन नीचे फोर्स नहीं लगाना, बाकी जरा उछल के दिखाओ, जवान आदमी है तो उछल के दिखा दो, लेकिन नीचे फोर्स नहीं लगाना। सोचो, समझा? और ट्राई कर रहा, नीचे फोर्स नहीं लगाना, लेकिन जरा उछल के दिखा दो तो जाने होगा। फोर्स नहीं लगाना, लेकिन बाकी उछल लो, नहीं होगा। बात समझ गया ना? तो इसलिए ट्राई कर रहा है, तो बिना फोर्स लगाए नहीं उछल सकते, इसलिए ज्यादा नहीं उछलो। बात समझ लो, ठीक है ना? बात समझ लोगे तो चलने का काम नहीं पड़ेगा। ये समझ गए ना? तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। इवन जो आप
जैसे नाव जो है वो बांस से जो है जैसे नाव चलाते हैं ना, उसमें भी एक्शन रिएक्शन है। आप बांस से एक्शन देते हो, जमीन पर फोर्स लगाते हो, जमीन पर लगाने से क्या होगा, पृथ्वी आगे थोड़ी बढ़ेगी, है ना, लेकिन आप आगे बढ़ जाओगे इसकी गारंटी है ना। तो जमीन पर फोर्स लगाते हो बांस से, है ना, लग्गा से बोलते हो, तो जमीन तो आगे नहीं बढ़ेगी लेकिन आप उससे आगे भाग जाइएगा। तो एक्शन रिएक्शन का बहुत सारा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो चलिए ये सब बात तो आप जानते हैं। ये समझ गए। ये लिखिए ना आप लोग। देखिए अब जो बात करेंगे, अब यहाँ पर मेजर बात है, लिख लिया था ना? चलो ठीक। तो ये वाक्य थर्ड लॉ का एप्लीकेशन कई जगह पर होता है। अब आइए, अब जो हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग को इस टॉपिक में मेन काम की बात है। हालांकि काम की बात ये भी हुई, ऐसा नहीं, एप्लीकेशन तो उसी का होगा। एप्लीकेशन न्यूटन्स लॉ का होगा, जो हमने कहा आपको एक लाइन जो दिया हमने, वो पिलर कॉन्सेप्ट है ना, जिसका कि एप्लीकेशन सब जगह होगा, वो ब्रह्मास्त्र है, जिसका एप्लीकेशन सब जगह होगा, है ना। अब आइए, एज्यूम्शन ऑफ स्ट्रिंग पुली सिस्टम, एज्यूम्शन ऑफ स्ट्रिंग पुली सिस्टम। देखो एज्यूम्शन का मतलब है मानना, अवधारणा, कंसीडर करना, जो कहिए, मानना कहिए, अवधारणा कहिए, कंसीडर करना कहिए, जो कहिए। देखो हर एक चीज जो है हम लोग मानते हैं। एज्यूम्शन ऑफ स्ट्रिंग पुली सिस्टम, तो स्ट्रिंग पुली सिस्टम होता है क्या, जरा एक फिगर एक बनाते हैं, जरा इसके द्वारा इसको समझिए। जैसे ये पुल्ली हो गया और इस पर से ऐसे स्ट्रिंग को निकाल देना, ये धागा हो गया। मान लीजिए इधर एक मास लटका दीजिए, एक मास इधर लटका दीजिए, M1 है और बाकी ये M2 है, ठीक है। और यहां से ये सीलिंग से लटका दीजिए, और ये है पुल्ली, पुल्ली मतलब घिरनी, है ना। और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब धागा समझिए, वायर समझिए, जो समझिए, ठीक है। और इधर एक बॉडी लटका हुआ, इधर एक बॉडी लटका हुआ। तो देखो स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम, स्ट्रिंग है, ये पुल्ली है, इस पुल्ली है, ये स्ट्रिंग है। देखो हम लोग एज्यूम्शन में लेते क्या, डायग्राम बना लियो? अच्छा डायग्राम पहले बना लो, फिर बात करना। डायग्राम बना लिया ये, जरा देखो इसको ध्यान से। एज्यूम्शन ऑफ स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम। देखो हर एक चीज हम लोग कुछ भी परफेक्ट नहीं पढ़ते हैं। हर टॉपिक में या कहिए कि हर सब्जेक्ट का कुछ कंसिडरेशन होता है, तो यहाँ भी इस टॉपिक का कंसिडरेशन है। हम लोग इस बात को मान करके चलते हैं, और ये जरूरी होता है किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को स्टडी करने के लिए। बहुत सारे बात को हम लोग मान करके चलते हैं, या ये कहिए कि इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। और ये उस टॉपिक को पढ़ने के लिए जरूरी होता है। इवन मान लीजिए आपको समाज में रहना है, आपको परिवार में रहना है, तो उसके लिए भी हम लोग बहुत बात को इग्नोर करके चलते हैं, मान करके चलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से टॉपिक को पढ़ने के लिए भी इस बात को मानना जरूरी है, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। बात समझ रहे हो? जैसे मान लो इवन घर परिवार में ही मान लो कोई छोटा भाई तुमको, जो तुमसे छोटा है, या मान लो 5 साल का भाई है, 6 साल का है, अगर वो 2 थप्पड़ दे दिया कर सके,
तो क्या करते हो, तुम भी डंडा उठाते हो, देना शुरू कर देते हो। ऐसा करते हो क्या? तो उसको भी इग्नोर कर देते हो, बुद्धि नहीं है, हाँ ना, छोटा बच्चा है। तो मान लो आप खेले खेल में मार दिया कहीं, तो कोई बात में मजा हो गया। अब मान लो कोई बड़ा भाई है, वो डांट दिया, वो दे दिया 2 थप्पड़, क्या करते हो, उसको भी दे देते हो? नहीं देते हो। तो उसको तो अधिकारी है, उसको तो मारने का अधिकारी है, छोटा को बुद्धि नहीं है ना। तो इग्नोरेंस जरूरी होता है कि नहीं? आई बात समझ में? तो ये चीज जरूरी होता है ना। मैं भी अपना बाल बच्चा से मार खाता रहता हूँ, है ना। कहने का मतलब जब छोटी है तो मार भी करती है, अब थोड़ा बड़ी हो चली है तो अब नहीं मारती है ना। लेकिन बच्चे में तो मार खाए ही है ना। जैसे थोड़े कम मतलब उसको मारते हैं, है ना। अब मान लो कोई नहीं दिया, गुस्सा हो गए, दे दी 2 थप्पड़, है ना। तो कोई बात नहीं भाई, चलो तो भी तुम बड़ा होगा तो नहीं मारोगे, छोटा तो अधिकार, मार लो, तुमको भी बुद्धि नहीं है तो। अब बात समझ गए ना? ठीक बात। तो ये परिवार में, समाज में रहने के लिए जरूरी होता। तो उसी तरह से यहाँ जो है, अगर आपको कोई भी टॉपिक स्टडी करना है तो इसके लिए हम लोग बहुत बात को मान के चलते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, स्टडी नहीं कर पाएंगे। और ये आपकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, और ये आपके लिए सुविधा है और हमारे लिए सुविधा है, दोनों के लिए। बाकी बात करते हैं क्या क्या इसमें एजम्पशन है। तो सबसे पहला एजम्पशन है कि पुल्ली जो हम लोग लेते हैं, पुल्ली इज कंसिडर्ड फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। पुल्ली को फ्रिक्शनलेस लेते हैं और मासलेस लेते हैं। आई बात समझ में? पुल्ली को फ्रिक्शनलेस लेते हैं और मासलेस लेते हैं। जबकि पुल्ली आपका चाहे 5 किलो का क्यों नहीं हो, 10 किलो का क्यों नहीं हो, लेकिन लेना क्या है, हमें मासलेस लेना है, ठीक है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन का केमिस्ट्री में मास स्टडी करते हैं। यहाँ पर चाहे इतना बड़ा पुल्ली क्यों नहीं हो, उसको कंसीडर नहीं करना। ये सब्जेक्ट का अपना अपना तकाजा है, ठीक है। यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है, और फ्रिक्शन भी कंसीडर नहीं करना है। फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना, क्यों नहीं करना है? इसलिए कभी हम लोग फ्रिक्शन टॉपिक पढ़े नहीं है। फ्रिक्शन टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो फ्रिक्शन को कंसीडर कैसे कर सकते हैं? तो इस वजह से फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करेंगे, समझ गए ना। और अगर पढ़े नहीं हो, मान लो फ्रिक्शन कंसीडर हो गया, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना फिर, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, तो फ्रिक्शनलेस लेते हैं और मासलेस लेते हैं। ये बात क्लियर हो गया? समझ में आया या नहीं आया? ठीक बात है। फिर देखो दूसरी बात जो स्ट्रिंग से रिलेटेड है, स्ट्रिंग से रिलेटेड है, स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड मासलेस तो लेंगे ही, एंड अनस्ट्रेचेबल। स्ट्रेच नहीं होना चाहिए या एलोंगेशन नहीं होना चाहिए। स्ट्रेच इसमें नहीं होना चाहिए, जैसे रबर जैसी बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रबर जैसा जो है वो खिंचा गया, लंबाई उसकी बढ़ गई, लमड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ गए ना? तो ये स्ट्रेच इसमें नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रिंग इज कंसीडर्ड मासलेस एंड अनस्ट्रेचेबल। और मास भी कंसीडर नहीं करेंगे, स्ट्रिंग का मास कंसीडर नहीं करेंगे, पुल्ली का भी मास कंसीडर नहीं करेंगे। देखो अगर पुल्ली का मास कंसीडर करेंगे ना साहब, और फ्रिक्शन कंसीडर कर लिए, तो कंसेप्ट रोटेशनल डायनामिक्स का हो जाता है। रोटेशनल डायनामिक्स पढ़े नहीं पढ़े? अभी हम लोग 3-4 टॉपिक बाद रोटेशनल डायनामिक्स है, मिजाज ठंडा हो जाएगा रोटेशनल डायनामिक्स इसमें कंसीडर कर लेंगे तो। बात समझ में आ गया ना? ऐसे ही स्ट्रिंग पुल्ली सिस्टम का कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, प्रॉब्लम इस पर अच्छा बनता है। और इस पर फ्रिक्शन भी आ जाए, रोटेशनल डायनामिक्स भी आ जाए, अब बात समझ गया हो। अब समझ में क्या आया ना कि ये आपकी सुविधा है और हमारी सुविधा है कि हम लोग ये बात क्यों कंसीडर कर रहे हैं। इसलिए कैसा कंसीडर होने के बाद अभी पढ़ना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे ये भी करें तब वहां कंसीडर करेंगे। फ्रिक्शन जब पढ़ेंगे तो वहां कंसीडर करेंगे। और इवन जब रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर पुल्ली का सेम सवाल आपको देंगे, वहां पुल्ली का मास भी कंसीडर करेंगे।
ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, अभी यहाँ खाली छोड़ रहे हैं, इस टॉपिक में छोड़ रहे हैं, लेकिन कि अगर हम रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ेंगे तो वहां जाकर के पुल्ली का मास कंसीडर करेंगे, और जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर जो है फ्रिक्शन भी कंसीडर करेंगे। आई बात समझ में? तो इसलिए इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कहे तभी, इसमें क्वेश्चन कहे ना कहे तो भी हम लोग को अंडरस्टूड है, वो नहीं लेना है, ठीक है। ऐसे लिख देता है तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन शांत रहता, आप भी शांत रहिए, सीधी बात है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन। ये बात समझ में नहीं आया होगा, आएगा। देखिए, इसको समझने के लिए जरा ऐसे समझिए। देखो, जैसे मान लो यहां से बॉडी ए है, बॉडी बी है, यहाँ बॉडी सी है, और इधर पकड़ के इसको खींच रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, इधर पकड़ के इसको खींचा जा रहा है, ए है, बी है, ये मान लीजिए सी है। तो ये बताओ, पहले इस फिगर को जरा देखिए, तो इसमें ये धागा देखो, एक ही धागा है या इसमें दो धागा यूज हुआ है? एक ही धागा है। यहां से यहां तक क्या है? एक ही धागा है। तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। तो स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं? टेंशन। टेंशन कुछ नहीं है, टेंशन एक फोर्स है। टेंशन क्या है? टेंशन क्या है? टेंशन इज नथिंग, इट इज फोर्स ऑन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पर फोर्स के लिए जो है टेंशन वहां पर लेते हैं, क्योंकि धागे पर फोर्स एक स्पेशल नाम दिया गया। अब जैसे मान लो एसपी साहब है, तो आदमी है, ऐसा नहीं कि आदमी नहीं है। तो चूंकि एक स्पेशल आदमी है तो उनको एक एसपी या ड्रेस से उसको दे दिया गया, है ना। पहला तो कंडीशन एक आदमी है ना। तो यहाँ पे फोर्स ही है और अलग अलग फोर्स है। तो यहाँ पर धागे पर फोर्स को हम लोग टेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा कोई खास बात नहीं, इसका भी यूनिट वही न्यूटन होगा, फोर्स ही है ना। जैसे मान लो कोई भी धागा है, एक तरफ पकड़ के तुम उधर खींचो, हम इधर खींचो, धागे पे तनाव पैदा होगा, वही फोर्स। अब टूटेगा नहीं टूटेगा तुम क्या जानता है? मोटा ले लेता हूं, कैसे तोड़ देगा, है ना। टूट सकता है लेकिन नहीं भी टूट सकता है, हाँ, लेकिन टूट भी सकता है। दोनों बातें हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन कि स्ट्रिंग कैसा है ना। फोर्स पर भी डिपेंड करता है, स्ट्रिंग कैसा है, खींचने वाला भी कौन है, इस पर भी डिपेंड करेगा। बात समझ गया ना। तो खैर, टूटे ना टूटे तुम्हारा क्या जाएगा, तुम्हारे ससुर का जाएगा, टूटेगा जान दो, उससे क्या मतलब। बात समझ में आ गया ना। तो धागे पर जो फोर्स लगता है वो टेंशन, धागे पर जो फोर्स लगता है वो टेंशन होता है। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक सेम स्ट्रिंग है, इसलिए टेंशन सेम होगा। और चूंकि जैसे हमने कहा कि मान लो एक स्ट्रिंग को उधर तुम खींचो और इधर हम खींच रहे हैं, मान लो दोनों तरफ तनाव पैदा होगा, लेकिन वहां पर हम लोग टूटेगा तो किसी एक फोर्स के कारण। इस वजह से टेंशन का डायरेक्शन दिखाते हम लोग दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, दिखाते दोनों डायरेक्शन में है। अब यहाँ देखिए, ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग है कि डिफरेंट स्ट्रिंग है? डिफरेंट स्ट्रिंग है। तो इसलिए यहाँ पर अगर टेंशन T1 मानेंगे तो यहाँ पर टेंशन T2 मानेंगे, यहाँ पर टेंशन T1 मानेंगे तो यहाँ पर टेंशन T2 मानेंगे। आई बात समझ में? सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग क्लियर, सेम स्ट्रिंग डिफरेंट स्ट्रिंग। मतलब धागा अगर बीच में टूट गया तो डिफरेंट हो गया, ये याद रखना। चाहे एक ही धागे से आप 200 बनाए हो, लेकिन बीच में टूट गया, या कहने का मतलब बीच में मास आ गया, तो स्ट्रिंग क्या होगा आपका? डिफरेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, अगर अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस हम पूछें कि T1 बड़ा कि T2 बड़ा? अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस T1 बड़ा कि T2 बड़ा?
अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस ये बॉडी जा इधर रहा है, जा इधर रहा है। ज्यादा टेंशन किसको होगा? T1 को होगा पक्का? ऐसा लग रहा? इसका मतलब एकदम कॉमन सेंस आप लोग का बिल्कुल सही है, एकदम ठीक ठाक काम कर रहा है, तो ये टेंशन ही ज्यादा होगा। वैसे हम लोग ये निकालेंगे, साबित करेंगे कि ज्यादा होगा या नहीं। हमने तो कॉमन सेंस की बात करी, ठीक है। और यहाँ ये T1 जो है ये ज्यादा होगा। अच्छा क्या सोच के बोल रहे हो कि T1 ज्यादा? तो चलिए ठीक है, आप जैसे भी सोच रहे हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात थी, ठीक है। और ऐसे आप सोचने के लिए आप ये भी सोच सकते हैं, यहाँ ये जो धागा है ना बेचारा दो को खींच रहा है ना, यही सोचे तो अच्छी बात है। ये धागा जो है ये दो को खींच रहा है, जिसको ज्यादा टेंशन है कि नहीं? और जो एक को खींच रहा है कम टेंशन है। मान लो कोई 3 भाई मान लो पढ़ने वाला है, तो पापा को तीनों का टेंशन है। और एक का मान लो कि जो चलो उसका पढ़ाई खत्म हो गया, वो कहीं निकल गया, सेटल हो गया जॉब करने का, तब तो 2 का बचा, टेंशन क्या होगा? कम हो जाए। दूसरा भी निकल जाए तब एक कह दो, तब कोई बात नहीं खींचे लेंगे, है ना? बात समझ गए ना? तो उसी तरह से इसको समझना है। बाकी तो हम लोग निकालेंगे, है ना, निकालेंगे कि ज्यादा कितना है नहीं है, हाँ है, इसकी बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो सब तुम लोग बोलिए दिया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह का और वीडियो हम आपको बनाते रहें, है ना। इससे हमको एनर्जी मिलती रहेगी। थैंक यू, इंट्रोड्यूस करवा दिया।